नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। जेटेट जर्नी में भी आपका स्वागत है। आई होप जेटेट की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी आपकी, और साथ में सीटेट की तैयारी करने वाले भी मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस लगभग सेम है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज का टॉपिक है इतिहास लेखन के स्रोत। और मेरा फर्स्ट वीडियो आ चुका है जो कि CDP है। CDP का लर्निंग अधिगम टॉपिक है, जो कि आप देख सकते हैं जा कर के। और 1 महीना का टारगेट है जो कि मैं कंप्लीट करवाऊंगी 1 महीना में सारा सब्जेक्ट। तो मेरे चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है इतिहास लेखन का स्रोत। सबसे पहले हम लोग इतिहास लेखन के स्रोत के बारे में समझेंगे कि इतिहास लिखने का सोर्सेज क्या क्या हुआ है। आज हम लोग जितने भी बीता हुआ कहानी है किसके थ्रू पता चलता है, तो इतिहास के थ्रू ही तो पता चलता है ना। और सबसे पहले जानेंगे कि इतिहास लिखना शुरू किसने किया था। तो इनके फादर किन्हें बोला जाता है, आपको पता है कि फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस हैं, जो कि हिस्टोरी का बुक लिख करके शुरू किए थे। तो चलिए, इतिहास का लेखन मतलब कि मानव सभ्यता का विकास जब से शुरू हुआ है और आज तक की कहानी को ही क्या बोलेंगे, इतिहास। तो कैसे मानव सभ्यता शुरू हुआ, उस टाइम कैसा समाज था, कब समाज शुरू हुआ, सब के बारे में हमें इतिहास के थ्रू ही पता चलता है। और इसके स्रोत क्या क्या मिले हैं, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसे हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं। सबसे पहले साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में रिटेन एविडेंसेस मिलते हैं। और सेकेंड आएगा आपका आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज, पुरातात्विक स्रोत, जिसमें किसके थ्रू हमें पुरातात्विक कहने का मतलब है कि जितने सबसे पुराने समय का स्रोत जो है, जैसे उत्खनन से प्राप्त स्रोत, इसमें रिटेन एविडेंसेज नहीं मिले हुए हैं। जैसे कि आपका हो गया मुहर हो गया और क्वाइंस हो गए, अभिलेख हो गए, तो ये उत्खनन के थ्रू हम लोग को प्राप्त हुआ है। 2 स्रोत के अंदर हम इतिहास के पूरा लेखन स्रोत को पढ़ लेंगे। के बारे में जानते हैं कि साहित्यिक स्रोत में क्या आएगा और पुरातात्विक स्रोत में क्या आएगा। यहाँ पर देखिए, साहित्यिक स्रोत में क्या क्या आएगा, इससे भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है आपका यहाँ धार्मिक स्रोत, रिलीजियस सोर्स। सेकेंड है आपका नॉन रिलीजियस सोर्स, गैर धार्मिक सोर्स है। थर्ड है आपका विदेशी यात्रियों का विवरण, मतलब कि विदेशी यात्री भी हमारे यहाँ आए भारत में, और उनसे हमको क्या क्या पता चला, तो ये है। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे आगे। और आगे देख लीजिए, यहाँ पर लीजिए कि पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आ जाएगा। तो पुरातात्विक स्रोत में आपका देखिए, सबसे पहले अभिलेख, इंस्क्रिप्शन, जैसे कि आप अशोक का अभिलेख, बहुत सारे अभिलेख, सबसे पहला अभिलेख अशोक ने ही बनवाया था। तो ये अभिलेख से पता चलता है, क्वाइन से पता चलता है, उस समय सिक्के किस समय के कौन से सिक्के हैं, कैसे होते थे, और सिक्के पर चित्रकारी किया जाता था। तो ये पता चलता था कि यहाँ क्या समाज का, जब सोने का सिक्का चलाया गया तब समझ में आया कि उस टाइम आर्थिक स्थिति वहाँ का कैसा था, अच्छा था, तभी तो सोने के सिक्के चलाया गया। तांबा का सिक्का, सीसा का सिक्का भी चलाया गया था। तो उस हिसाब से हम अनुमान लगा लिए कि हाँ, उस समय का आर्थिक स्थिति ऐसा था। फिर देखिए आप मूर्ति से पता चला, लोग पहले पत्थर पर बहुत सारे मूर्ति बना देते थे, मतलब समाज के बारे में वहाँ पर मूर्ति के थ्रू हमें बताने का कोशिश करते थे, अपने मन का भावना को वहाँ पर तराशते थे मूर्तियों पर। तो उससे हम लोग को पता चला कि हाँ, वहाँ का समाज ऐसा था, उस टाइम लड़ाई होता था या फिर उन लोग कैसा जीवन व्यतीत करते थे, सारा कुछ अपने मन का बात जो है वो मूर्तियों में उतारे हुए थे। अवशेष से, फॉसिल से, जैसे कि हड्डी मिला, जैसे एंशियंट टाइम में आपको पता होगा कि ज़मीन से बहुत सारे 100 के साथ कुत्ता बकरी का हड्डी मिला था, तो उससे पता चलता था कि लोग उनके साथ, उन्हें भी दफना दिया जाता था। और उनके साथ ज्वेलरी भी मिला था या बर्तन भी मिला था, तो उससे पता चलता था कि उस टाइम
मृत्यु के बाद उनके खाने पीने के सामान को भी साथ में दफनाया जाता था। तो इस तरह से ये है आपका पुरातात्विक स्रोत के बारे में। तो फॉसिल्स हो गए। अब नेक्स्ट है आपका स्मारक। स्मारक मॉन्यूमेंट्स मतलब बिल्डिंग्स, बहुत सारे मंदिर है, मंदिर से पता चला कौन कब बनवाया, तो स्मारक हो गया। फिर मोहरे, मोहर से भी पता चला था कि हाँ कि इस समय मोहर यूज किया गया। चित्रकला, चित्रकला बारे में बता ही दिए कि अपने मन का भावना को चित्रों पर उतार दिया करते थे। तो ये है पुरातात्विक स्रोत। अब नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। इसमें पढ़ेंगे धार्मिक स्रोत। धार्मिक स्रोत के बारे में, धार्मिक स्रोत को भी 3 भाग में बांटा गया है। धार्मिक स्रोत में कौन कौन है? सबसे पहला है आपका यहाँ पर, फर्स्ट है आपका ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण लिटरेचर। सेकेंड है बुद्धिस्ट लिटरेचर, बौद्ध साहित्य। और थर्ड है आपका जैन लिटरेचर, जैन साहित्य। तो ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये धार्मिक हो गया। धार्मिक स्रोत कितना हुआ? ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ये तीनों के बारे में हम थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डीपली अभी नहीं जाना है, बस जितना जेटेट में ज़रूरी है उतना ही हम चलेंगे। तो आगे बढ़िए, जल्दी जल्दी वीडियो करिए, क्योंकि हमें 1 महीना में इसे कंप्लीट करना है। तो इतना लेट से समझाने के बाद बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आगे देखिए, जो ब्राह्मण साहित्य है उसको भी देखिए, यहाँ इसके पार्ट बांटे गए। ब्राह्मण साहित्य में कौन कौन आ जाते हैं? वेद, वेद आपको पता है 4 वेद होता है, और वेद के बाद ब्राह्मण लिखे गए, उसके बाद आरण्यक, उसके बाद उपनिषद आए, वेदांग, वेदोकांग, सूत्र, उसके बाद महाकाव्य, और यहाँ पर धर्मशास्त्र। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। और ये जो आपको इंडिकेट किया हुआ है यहाँ पर, ये चारों को बोला जाता है वैदिक साहित्य। ये चारों हैं वैदिक साहित्य। तो यहाँ ये आप याद कर लीजिएगा कि ब्राह्मण साहित्य में कौन कौन आते हैं, वेद आते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि वेद कितना, वेद कौन कौन, चारों वेद के बारे में, तो ये तो ईजी है। उसके बारे में उपनिषद कितना है, वेदांग कितना है, सूत्र कितना है, तो ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोग नॉलेज कर सकते हैं। ऐसे तो उतना पूछेगा नहीं यहाँ पर। तो ये है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बौद्धिक साहित्य। तो ये जो साहित्य था, ये लिटरेचर था आपका, वो उसका लैंग्वेज क्या था? तो उसका लैंग्वेज था पाली। ये पाली भाषा में लिखा गया था। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पाली भाषा में लिखा हुआ था। इसको पीटक बोला जाता था। जो इसके साहित्य थे उसको पीटक बोला जाता था। जैसे आप लोग पढ़े हैं कि पीटक में किस पीटक, त्रिपीटक। त्रिपीटक में कौन कौन आ जाते हैं? तो ये साहित्य को बोला जाता था, बौद्ध साहित्य को पीटक बोला जाता था। इसके 3 पीटक थे। 3 पीटक कौन कौन थे? तो यहाँ पर दिया हुआ है आपका 3 पीटक। सबसे पहले आपका शुद्ध पिटक, अब जिसको आनंद भी बोला गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीबीआई है, इससे क्वेश्चन बन ही जाते हैं। बीबीआई है, त्रिपिटक बौद्ध साहित्य का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो शुद्ध पिटक आनंद, सेकेंड है आपका विनय पिटक, और थर्ड है आपका अभिधम पिटक। शुद्ध पिटक के बारे में यहाँ पर देखिए, शुद्ध पिटक कि इसमें बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में, उनकी टीचिंग के बारे में, जो टीचिंग था, शिक्षाएं थी, उनके बारे में इसमें शुद्ध पिटक में लिखा हुआ है। विनय पिटक में क्या है, इसको उपाली भी बोला जाता था। दोनों नाम याद रखना, उपाली भी पूछता है। इसका शुद्ध पिटक आनंद है तो आनंद भी पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक एक चीज़ इसका याद करिए। अब इसमें क्या था? रूल था किसका? बुद्धिस्ट का। बौद्ध संघ के नियम थे। यहाँ बौद्ध संघ के नियम विनय पिटक में लिखा हुआ था। और अभिधम पिटक में क्या लिखा हुआ था? तो यहाँ पर बायोग्राफी लिखा हुआ था। कि यहाँ बायोग्राफी मीन्स क्या होता है? बायोग्राफी का मतलब होता है कि जीवनी, अपना, उनके, जैसे कि मेरा बायोग्राफी तो मेरे जीवन के बारे में। तो बायोग्राफी का मतलब होता है, यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है अभिधम पिटक में कि अशोक के समकालीन जो भी बौद्ध भिक्षु आए उनकी जीवनी के बारे में लिखा हुआ था अभिधम पिटक में। तो आप इसको भी याद कर सकते हैं अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य में आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, और थोड़ा यहाँ भी बच गया है। देखिए, और भी बौद्ध जो ग्रंथ था उसका नाम देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, त्रिपिटक सबसे इम्पोर्टेंट। और उसके बाद क्या क्या है यहाँ? दिव्य वरदान, बुद्ध चरित्र, उसके बाद जातक है आपका मिलिंद पन्हो। ये इतना इसका ग्रंथ का नाम है। तो इसे भी आप याद कीजिएगा, इसको भी याद रखिएगा। ग्रंथ का नाम पूछ सकता है, इनमें से कौन सा बौद्ध साहित्य है और कौन नहीं है, तो इस तरह से आपको पूछ सकता है, तो आप इसे याद रखिए। आगे आगे बढ़ते हैं। जैन साहित्य, जैन साहित्य क्या है? जैन साहित्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे बौद्ध साहित्य पढ़े वैसे नेक्स्ट है आपका जैन साहित्य। तो सबसे पहले इसका लैंग्वेज है प्राकृत, और इसे जैसे बौद्ध
साहित्य को पीटक बोला जाता था, वैसे ही इसको आगम बोल करके इंडिकेट किया जाता था। आगम, जैन साहित्य को आगम बोला गया है। देखिए इसमें जैन साहित्य के कितने ग्रंथ हैं, यहाँ ग्रंथ का नाम लिखा हुआ है। कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, परिशिष्ट, परवन और भद्रबाहु चरित्र, ये है आपका जैन साहित्य का नाम। ये नाम आपको याद करना है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ना नहीं है। ये इनका जैन जो साहित्य था, सबसे पुराना जो टेक्स्ट था आपका ग्रंथ, उसको पुनु बोला जाता था। महावीर स्वामी ने लिखा है। महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक 24वें तीर्थंकर थे। तो ये इन्होंने इसे इनके द्वारा ही लिखा गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि 6th सेंचुरी में एक हुआ था, द्वितीय जैन महासंगीति हुआ था, जो कि गुजरात में हुआ था। क्यों हुआ था, इसका काम क्या था? तो जितने भी जैन शिक्षा है उन्हें लिपिबद्ध करना, मतलब कि उसका स्क्रिप्ट तैयार करना, स्क्रिप्ट में बनाना था। तो आप चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या था, विदेशी यात्रियों का विवरण। अब विदेशी यात्री के बारे में हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या क्या है, विदेशी ट्रैवलर, मतलब कि कब आए, कौन कौन आए थे, उनसे हमको क्या मिलता है, तो इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहला ग्रीक लोग आए थे, यूनानी, और यूनानी में कौन कौन था उसके बारे में भी पढ़ना है। तो आगे देखिए, यूनानी में आपका हो जाएगा टेसियस आया था सबसे पहले। फिर आया था हेरोडोटस, जो कि हिस्ट्री के फादर बोला जाता है हेरोडोटस को, आपको पता होगा। हिस्टोरी का बुक इन्होंने ही लिखा है। निरियाकस, फिर अरिस्टोबुलस, ये है यूनानी यात्री जो हमारे भारत में आए हुए थे। आगे देखिए, चाइनीज में कौन कौन आया हुआ था, चाइनीज ट्रैवलर के बारे में आप पढ़ेंगे। चाइनीज ट्रैवलर में कौन कौन आया था, सबसे पहले फाहियान आया, फिर वेनसोंग आया, फिर सुंग युंग आया, इटिसंग आया। तो ये सब चाइनीज ट्रैवलर थे। और फाहियान के बारे में आपको पता होगा कि कब आया था, किसके शासनकाल में ये आया था। अब फाहियान आपको पता है कि विक्रमादित्य सेकेंड के शासनकाल में फाहियान आया था। वेनसोंग कब आया था, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था यहाँ पर। तो ये सब पूछ लेगा, तो इसे आप मुस्लिम में कौन कौन आए थे, अल बरूनी आया था सबसे पहले, अल मसूदी आया था, अल मसूदी, फिरदौसी। तो ये सब मुस्लिम ट्रैवलर थे। आगे चलिए, देखिए यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर लिख भी दिए, यहाँ पर बताया गया है कि जो हेरोडोटस था वो हिस्टोरिका नामक बुक लिखे थे, उन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। तो ये तो हमने बता दिया है। नेक्स्ट चलिए, आप नेक्स्ट जल्दी ख़त्म करते हैं। नॉन रिलीजियस रिसोर्स, आगे चलते हैं। नॉन रिलीजियस सोर्स, अब ये क्या है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये कौन कौन है नॉन रिलीजियस। तो देखिए फर्स्ट में आप देखिए, फर्स्ट है आपका अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र इस किसके द्वारा लिखा गया है, चंद्रगुप्त के जो टीचर या पुरोहित जो भी बोलिए, वो चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ये तीनों एक ही का नाम है, अर्थशास्त्र के लेखक थे। और आपको पता है अर्थशास्त्र बुक किसका है, इसमें क्या लिखा हुआ है, आप कमेंट करके बताइएगा। अर्थशास्त्र में ये चाणक्य जो हैं क्या किस चीज़ के बारे में लिखे हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है इंडिका आपको पता है कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। मेगास्थनीज कौन था बताइए, कमेंट करिए और बताइए मेगास्थनीज कौन था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या था, गुप्तचर का काम करता था। जब आप मौर्य वंश को पढ़िएगा तो इसके बारे में डिटेल पढ़िएगा, आपको पता होगा। आगे चलिए, महाभाष्य, अगला क्या है, महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये पतंजलि के द्वारा। नेक्स्ट है आपका मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट है आपका मुद्रा राक्षस, ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये है विशाखदत्त। ऐसे सब के बारे में आप याद करते रहिए। पंचतंत्र आपका विष्णु शर्मा, और आपका अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपका
कालिदास के द्वारा लिखा गया है। और अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये है पाणिनि। ये इस बुक का लिखने का काम कौन किया? पाणिनि। तो ये सब बुक का नाम है। और अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पुरातात्विक स्रोत के बारे में। पुरातात्विक स्रोत क्या है, इसके बारे में तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं। जितने भी साहित्यिक स्रोत के बारे में हम लोग पढ़ लिए, अब चलते हैं पुरातात्विक स्रोत। तो सबसे पहले है अभिलेख। अभिलेख क्या है? तो अभिलेख सबसे पहले जानेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछ देता है कि अभिलेखों का जो अध्ययन है उसे क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन को क्या बोला जाता है? तो एपिग्राफी या डायरेक्ट अभिलेखा ही बोला जाता है। तो एपिग्राफी आप याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकता है इसके बारे में। तो फर्स्ट जो अभिलेख किसके द्वारा लिखा हुआ था? फर्स्ट अभिलेख तो यहाँ पर देखिए, ये था विदेशी। यहाँ भारत में फर्स्ट नहीं लिखा गया है, विदेशी बोगाजिकोय जो तुर्की में था, 1400 BC में इन्होंने लिखा था। और ये इसी से इंस्पायर होकर के अशोक ने अभिलेख लिखना शुरू किया भारत में। और भारत में पहला भारतीय जो है अशोक ही है, जो कि अभिलेख लिखना शुरू किया। नेक्स्ट आइए, अब ये जब हम अशोक पढ़ेंगे ना, तो अशोक के जितने भी अभिलेख हैं उनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। इस वीडियो में डिटेल इनके बारे में नहीं, जितने भी अभिलेख हैं सारा डिटेल हम अभी, ये अशोक टॉपिक है तो उसी में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वाइंस। तो क्वाइन में भी डिटेल हम लोग यहाँ पर नहीं जान रहे हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा और जानेंगे क्वाइन के बारे में अगला वीडियो में। तो आप क्वाइन के अध्ययन को क्या बोलते हैं? जो सिक्के का अध्ययन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये भी याद करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको लिख दिया गया है न्यूमिसमेटिक्स, इसको याद करिएगा, न्यूमिसमेटिक्स इसको बोला जाता है क्वाइन के अध्ययन को। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सबसे ओल्डेस्ट जो क्वाइन है उसको बोला जाता था आहद या पंचमार्क, जो कि सिल्वर का बना हुआ था। सबसे पुराना, सबसे पहला जो भारत में सिक्के बने वो किसके? सिल्वर, फर्स्ट सबसे ओल्डेस्ट सिल्वर का था, जिसको आहद बोला जाता है। और इसे पंचमार्ग भी, जैसे क्या क्या वहाँ छपा हुआ होता था? हाथी, मछली, पेड़ और अर्धचंद्र और सांड, इतना सारा उस पर बनाया हुआ, सिक्कों पर चित्र बनाया हुआ मिलता था। और इसे कब शुरू किया? 6th ईसा पूर्व में शुरू किया गया। और कहाँ पर शुरू किया? तो पूर्वी जो यूपी है और मगध है वहाँ पर इसे शुरू किया गया था। तो ये है आपका क्वाइन के बारे में। और थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग। फर्स्ट स्वर्ण सिक्के, मतलब गोल्ड के जो फर्स्ट सिक्के थे वो किसने चलाया? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडो ग्रीक, हिंदी यूनानी ने चलाया था। और इस पर डेट और पिक्चर्स भी हुआ करते थे स्वर्ण सिक्के पर, डेट और पिक दोनों। इसे पंजाब और पाकिस्तान में ही सीमित था, ये ज़्यादा दूर तक नहीं गया था पहला जो सिक्का था। अब शुद्ध स्वर्ण सिक्के ये किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये कुषाण के द्वारा चलाया गया था। और इसे क्या बोला जाता था? दिनार के नाम से ये जाना जाता था। जो फर्स्ट शुद्ध स्वर्ण सिक्के थे, जो प्योर गोल्ड की कॉइन थे ना, उन्हें क्या बोला जाता था? दिनार। सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला, तो सर्वाधिक कब चलाया गया? तो गुप्ता पीरियड में, मतलब गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए गए। सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के कब? गुप्ता पीरियड में चलाए गए, यहाँ पर देख सकते हैं। और सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के कुषाण द्वारा, ये वहाँ का राजा कनिष्क जो था उसके द्वारा चलाया गया था। अब हम लोग सिक्के के बारे में आज इतना ही जानेंगे। अब नेक्स्ट है स्टैचू। बस इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है, कुछ जो छूटा होगा उसके लिए हम अलग वीडियो लाएंगे। और नहीं तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि सिक्के से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है सब ला करके और उसी से सॉल्व, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, ज़्यादा डीपली नहीं पूछने वाला है। तो देखिए यहाँ पर मूर्तियों के बारे में कि फर्स्ट ईसा पूर्व में मूर्ति गंधार शैली में मिला था, यूनानी शैली, और फिर मथुरा शैली, स्वदेशी शैली में यहाँ पर हम लोग को प्राप्त हुआ था मूर्ति। तो ये था आपका पुरातात्विक। अब उसके बाद और किसी के बारे में अभी ज़्यादा हम लोग को नहीं पढ़ना है। अब चलिए कुछ MCQ देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट MCQ है, इतिहास लेखन का प्रमुख आधार क्या है? तो आपको पता है कि सबसे प्रमुख आधार है स्रोत, सोर्स। अगर सोर्स नहीं होता तो इतिहास कैसे लिखा जाता, कैसे पता चलता कि कहाँ पर कब क्या था? तो इतिहास लेखन का आधार था आपका स्रोत। नेक्स्ट चलिए आप आगे चलते हैं।
पुरातात्विक स्रोत का अध्ययन करने वाले विद्वान को क्या कहते हैं? तो बताइए, पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन करने वाले विद्वान को क्या कहा जाता है? तो इसमें आपको पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, इसको तुरंत टिक करिए। पूरा यहाँ पर बी है आपका पुरातत्ववेत्ता। तो ये हो गए सेकेंड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आइए आप, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपको बताया है ना कि सिक्कों के अध्ययन को क्या क्या कहा जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। सिक्कों के अध्ययन को आप बताइए, हमने क्या बताया था? न्यूमिस्मेटिक्स बताए थे ना, वही न्यूमिस्मेटिक्स यहाँ पर हिंदी में मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, अभिलेख के अध्ययन को क्या, ये भी हमने बताया है कि अभिलेख, लेकिन हिंदी में हमने नहीं बताया, बोले कि अभिलेख शास्त्र के रूप में भी बताया जाएगा। एपिग्राफी बताए थे ना, तो ये भी हो जाएगा। अगला देखिए आप, सबसे प्राचीन भारतीय सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो याद कीजिए कि सबसे प्राचीन जो सिक्का था उसको क्या कहा जाता था? तो आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्का। देखिए यहाँ पर बी नंबर का है, ये पंचमार्क सिक्के या इसको आहत सिक्के भी कहा जाता था। आहत सिक्का। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट आइए, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? बताइए, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? आप बता सकते हैं किस लिपि में अशोक के? तो अशोक के ब्राह्मी लिपि में इनका जितना भी था सारा अभिलेख ब्राह्मी लिपि में ही लिखा गया था। तो ये हो गया आपका इसका आंसर सी। नेक्स्ट चलिए हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा। अब यहाँ पर देखिए, इंडिका ग्रंथ के लेखक कौन है? और बेसी बात है, आपको पता है, अभी पढ़े हैं इंडिका के मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या था? बताइए कमेंट करके। गुप्तचर का काम करता था मेगास्थनीज। नेक्स्ट चलिए, देखिए यहाँ पर राजदूत था, यहाँ पर डिटेल भी दिया हुआ है। अब चलिए, भारत का अध्ययन करने वाला नेक्स्ट है 8 नंबर का, भारत का अध्ययन करने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? सबसे पहले कौन आया था यहाँ पर? तो आपको पता है सबसे पहले कौन आया था? तो ये आपका चीनी यात्री कौन था? फाहियान आए थे ना, तो फाहियान इसका आंसर होगा। किसके दरबार में आया था ये भी हम बता दें, गुप्त काल में आया था फाहियान। गुप्ता पीरियड में ये विक्रमादित्य सेकेंड के दरबार में ये फाहियान आया था। नेक्स्ट आप चलिए, हाँ ये बुक का नाम नहीं बताया, लेकिन यहाँ पर हम बोले ना कि जो नहीं हुआ है वो आप MCQ के थ्रू आप कर लेंगे कि किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखा गया है? तो किताब उल हिंद आपका इसका आंसर है। यहाँ पर देखिए, अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है, जो फारसी विद्वान था। ठीक है, और ये यहाँ पर क्यों आया था? सामाजिक, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ डिटेल भी, सारा डिटेल भी दिया हुआ है। सामाजिक व सांस्कृतिक व्यवस्था पर आधारित किताब था ये। कौन सा? किताब उल हिंद। नेक्स्ट चलिए हम लोग, मौर्य काल में प्रमुख रूप से किस लिपि का उपयोग किया जाता था? मौर्य काल में किस लिपि का उपयोग किया जाता था? बताइए जल्दी, कौन सा लिपि का प्रयोग किया जाता था? बताइए। तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, कौन सा स्रोत पुरातात्विक स्रोत नहीं है? तो आप पुरातात्विक में पढ़े हैं क्या क्या है जिसमें लिखित एविडेंस नहीं मिला है, तो वो आंसर तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें कौन कौन है बताइए, आप पढ़े हैं? ए मूर्तियाँ, शिलालेख, चित्र, आत्मकथा। तो कौन सा इसमें नहीं है? आप बता सकते हैं, बहुत ईजी है। कौन सा नहीं होगा? आत्मकथा, क्योंकि इसमें मूर्ति, शिलालेख, चित्र, इंस्क्रिप्शन आपका अभिलेख हो गया और क्वाइन हो गया, लेकिन आत्मकथा का चर्चा यहाँ पर नहीं था। अब विदेशी यात्रियों से प्राप्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, विदेश यात्रियों से प्राप्त जानकारी किस प्रकार के स्रोत माने जाते हैं? तो विदेश यात्री किस में आ जाएंगे? पुरातात्विक में आ जाएंगे कि साहित्यिक स्रोत में आ जाएंगे? तो ऑब्वियस सी बात है कि साहित्यिक स्रोत में आ जाएंगे। नेक्स्ट चल, प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित था? तो प्रयाग प्रशस्ति है आपका समुद्रगुप्त से संबंधित। और ये जो बुक है प्रयाग प्रशस्ति, वो किसने लिखा था? तो ये हर्षवर्धन ने लिखा था। और आपको पता है कि हर्षवर्धन कौन है? इतना तो पता ही होगा, हर्षवर्धन ने इसे लिखा था। और नेक्स्ट है, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया? संगम साहित्य मतलब कि आपका जो धार्मिक साहित्य है उसी को संगम साहित्य यहाँ पर बोला गया है कि धार्मिक साहित्य है। तो धार्मिक साहित्य एक यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये संगम साहित्य से आ जाता है। धार्मिक जो साहित्य है ना, उसको तमिल भाषा में लिखा जाता था। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, फाहियान ने भारत यात्रा किस शासक के काल में की थी? तो आपको पता है फाहियान किस शासक काल में? तो यहाँ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो था वो उसके शासनकाल में किया था। यहाँ पर विक्रमादित्य द्वितीय होता है, यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य।
15 क्वेश्चन नंबर देखिए। 15 में क्या बोल रहा है कि फाहियान ने भारत यात्रा किस शासक के काल में की थी। तो आपको पता है कि किसके शासनकाल में, तो विक्रमादित्य। और ये किसका उपाधि था, चंद्रगुप्त द्वितीय का ये उपाधि था, विक्रमादित्य। तो उसी के ये शासनकाल में किया था, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका, कौन सा ग्रंथ अर्थशास्त्र का मुख्य स्रोत है। मनुस्मृति, महाभारत, रामायण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र क्या होगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र होगा। अब इसी बात है कि ये होगा आपका नंबर डी। ये जो इनका नाम चाणक्य है, इनका साहित्य है ये अर्थशास्त्र। नेक्स्ट चलिए, वेनसोंग किस शासक के समय भारत आया था। तो ये भी हम बता दिए थे कि हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। तो ये कौन सा हो जाएगा, नंबर बी। नेक्स्ट चलिए, अल बरूनी भारत किस उद्देश्य से आया था। तो ये अध्ययन के लिए आया था, ये पढ़ाई करने के लिए आया था। तो ये हो जाएगा इसका आंसर डी। ये अध्ययन के लिए यहाँ पर आया था अल बरूनी। आज हम लोग 18 MCQ के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा और PYQ देख करके आपको ये पता लगा होगा कि हाँ, ये हमारा जो कंटेंट है वो कैसा है। तो कमेंट करके बताइए आगे आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अगर आपको मेरा नोट्स चाहिए तो भी कमेंट करिएगा, मैं व्हाट्सअप नंबर दूंगी और उसी ग्रुप में आप लोग सभी को दिया जाएगा इसका नोट्स। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना भूलिएगा मत।